जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों ये सेट नंबर 10 है जो कि एडुटेरिया पब्लिकेशन से लिया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इसका PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ से आप वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है दोनों कहाँ मिलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीलगिरी की पहाड़ी पर। बता दें कि नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तट यानी पूर्वी तट और पश्चिमी तट की घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को अब ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोट करिएगा, ब्लू माउंटेन के भी नाम से इसे जाना जाता है। अगर इसकी हम सर्वाधिक चोटी की बात कर ले तो सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वो दोस्तों वो डोडा बेटा है। कौन सा सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सा है, डोडा बेटा। कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ध्यान में रखेंगे दो तरह का विस्तार होता है, एक तो अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है और दूसरा जो है भौगोलिक विस्तार होता है। तो जब आपका अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और जबकि भौगोलिक विस्तार पूछेगा आपसे तब वहां पर आप क्या लगाएंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जबकि एक चीज़ को और ध्यान में रखेंगे मध्य देशांतर जो है वो भारत जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में जो है भारत स्थित है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ये भारत का स्थिति को दर्शाता है। तो इस चीज़ में ये आपसे अक्षांशीय विस्तार पूछा था तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भौगोलिक विस्तार पूछता तो आप ऑप्शन नंबर 2 लगाते, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 इक्वेडोर का कोटोपैक्सी। कौन सा, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई इसकी जो है दोस्तों 5897 मीटर है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। एक है ओजोस डेल सलाडो। बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो अगर इसका प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे या लगा रहे होंगे तो इसमें आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 4 जो कि गलत है। इक्वेडर को कोटोपैक्सी जो है सबसे ऊंची सक्रिय जो है ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, तो ओजोस डेल सलाडो कहाँ है, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना तथा चिली देशों के सीमा पर स्थित है। वहीं पर मैनालोवा की बात कर ले तो मैनालोवा एक एक्टिव ज्वालामुखी है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई के 5 ज्वालामुखियों में से एक है। ध्यान में रखेंगे। माउंट पोपा है, यानी पोपा जो इस पे लिखा हुआ है माउंट पोपा होना चाहिए। तो माउंट पोपा म्यांमार में स्थित एक डेड ज्वालामुखी आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है सियाचिन हिमदन कहाँ स्थित है। नोट करिएगा, तो सियाचिन जो हिमदन है वो ऑप्शन नंबर 4 नुब्रा घाटी के उत्तर में है। बता दें सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जो कि एक लद्दाख का हिस्सा है, जबकि दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा, वो सियाचिन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जो है जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 दामोदर नदी। ये कहाँ है, तो ये झारखंड में जनरली बहती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे 1948 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले इसी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना प्रारंभ किया था। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है। बीबीआई क्वेश्चन है इसलिए मैं बीबीआई लगा रहा हूं कि अगर डायरेक्ट आप प्रशांत महासागर होता तब तो आप आंसर लगा करके चले आते, लेकिन इसमें जो पश्चिमी और पूर्वी प्रशांत महासागर कह दिया तो आप फंसेंगे। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी प्रशांत महासागर के तल में स्थित है मेरियाना खाई। और भी कुछ गर्त मैं बता रहा हूँ और उसकी स्थिति मैं बता रहा हूँ, इसको आप कॉपी पे नोट करिए। एक तरफ लिख दीजिए गर्त, दूसरी तरफ स्थिति, ठीक है। जैसे मेरियाना, तो मेरियाना कहाँ हो गया, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में। एक है टोंगा, नोट करिएगा, ये टोंगा गर्त कहाँ है, तो ये दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है। दूसरा है, एक और लिख लीजिएगा प्यूटोरिका। क्या है, प्यूटोरिका। ये प्यूटोरिका कहाँ है, तो प्यूटोरिका जो है अटलांटिक महासागर में है। और एक है सुंडागर्त, तो सुंडागर्त कहाँ है दोस्तों, तो ये हिंद महासागर के तल में
स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, फिर आपको मैच कराने का प्रश्न दे दिया है, नहीं इधर है आपको झील दे दिया है, उधर इधर में आपको स्थान दे दिया कि कौन सा झील कहाँ है। तो अब मैंने आपको कई बार एक ही बात कई बार मैंने बताया कि जितना आपको समझ में आता है सबसे पहले आपको उतना करना है, फिर हो सकता है कि उतना ही करने में आपका आंसर निकल जाए। तो जितना समझ, जैसे लोकटक झील आपने रट रखा होगा, तो लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में। तो 3 का तो आंसर 3 हमने मैच करा दिया। अब 3 का आंसर 3 ऑप्शन में देख लीजिए, तो ऑप्शन में 2 में दिख रहा है, सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों कट गया। इसके बाद जयसमंद झील, तो राजसमंद, जयसमंद, इस तरह का जितने भी झील आते हैं वो किस में होगा, वो जाएगा राजस्थान में, यानी 1 का 1 3 का 3। ऑप्शन तो दिख ही रहा है, ऑप्शन नंबर 1, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बड़खल झील कहाँ है, तो बड़खल झील फरीदाबाद यानी हरियाणा में है। और कोलिबेली झील कहाँ है दोस्तों, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। वीवीआई क्वेश्चन, भाग से क्वेश्चन पूछेगा, अनुच्छेद से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अच्छा, ये तो ठीक है। भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। वहीं 6 में क्या है, तो राज्य का चर्चा किया गया है, ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 12 में जो है वो आप मुझे भाग 12 में क्या है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, भाग 8 में क्या है, तो भाग 8 तो मैंने बता दिया, 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जबकि 6 में तो राज्य और 5 में संघ क्षेत्र है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किन को मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया, ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, आयकर का भुगतान जो है दोस्तों ये मौलिक कर्तव्यों के श्रेणी में नहीं रखा गया। अच्छा, कर्तव्यों की बात आई है तो मौलिक कर्तव्यों का जो है, मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में कहाँ के संविधान से नोट किया गया है, तो कर्तव्यों, कर वर्ड आएगा ना तो रसिया लगाइएगा, ये रूस के संविधान से लिया गया है। जबकि अधिकार की बात यानी मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। जबकि इसकी चर्चा जो है किस में किया गया है, तो भाग 4 के एक फर्स्ट में किया गया है, और अनुच्छेद जो है ए में किया गया, ध्यान में रखेंगे। और अनुच्छेद किस में, तो 51 के क में। कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कहता है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति को समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में गठित करती है क्या, तो गठित करेगी ऑप्शन नंबर 1, वित्त आयोग गठित करेगी। राज्य वित्त आयोग का चर्चा आया तो थोड़ा सा जान लीजिए कि राज्य सरकार क्या करते हैं। राज्य वित्त आयोग तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के आई से लेकर के 243 के वाई तक, ठीक है, 243 के आई से लेकर के 243 के वाई में आयोग के गठन के लिए दी गई व्यवस्था अनुसार राज्य के वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतें एवं नगर पालिकाओं के वित्तीय स्थिति को समीक्षा करना होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, वीवीआई क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया। भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में अंतर्गत जो है ए में किया गया है, जो कि मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित है। हालांकि 2002 ईस्वी को संविधान में जो है एक संशोधन किया गया, जो कि 86वां संविधान संशोधन हुआ, और इसके अनुच्छेद 21 के क को तहत जो है 21 के क के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, सही आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 2, आयरलैंड से लिया गया। अगला प्रश्न कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है क्या, तो आप जरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। क्या है, तो वित्तीय संग्रहण करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, विकास में भागीदारी और राजनीतिक जवाबदेही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 2, यानी 2 और 3, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास में जन भागीदारी।
वैसे पंचायत राज समिति से संबंधित जो है बहुत सारे समितियाँ बनी, जिसमें से कुछ प्रमुख समिति हैं, उसको अगर चाहें तो नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। उस इम्पॉर्टेंट समिति में क्या क्या था, तो एक बलवंत राय मेहता समिति था। क्या? बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में आया। इसके बाद था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब आया था, तो 1977 ईस्वी में आया था। इसके बाद था जी.के. राव, कौन सा, नोट करिएगा, जी.के. और राव, हाँ, जी.के. राव समिति, ये आया था 1985 ईस्वी में। और एक था एल.एम. सिंघवी समिति, कौन सा, एल.एम. सिंघवी समिति, ये आया था 1986 ईस्वी में। ये सब जितने भी समितियां हैं वो पंचायत राज से संबंधित थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल के संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन, ये परिवर्तन किया गया। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि राज्य परिषद में टोटल 7 सदस्य होते थे। क्या? टोटल 60 सदस्य होते थे, जिनमें से 33 का निर्वाचन होता था और 27 मनोनीत किए जाते थे। वहीं केंद्रीय विधानसभा में कुल 145 सदस्य होते थे, जिसमें से 104 सदस्यों को निर्वाचन किया जाता था और 41 जो थे दोस्तों वो मनोनीत होते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या होता है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो ये जो है दोस्तों ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1, पंचायतों का चुनाव करवाना, ये चुनाव आयोग का नहीं है। चुनाव आयोग के बारे में जान ले तो चुनाव आयोग का संविधान के भाग 15, कौन सा, भाग 15 यानी अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 में जो है उल्लेख किया गया है। चुनाव आयोग भारत में हर प्रकार के चुनाव कराने का स्वतंत्र संस्था है। साथ ही साथ अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक संगठकों का शामिल है कौन कौन से। तो मैंने एक आपको ट्रिक बताया था, शायद आपको हंसी आएगी, हंसना क्यों है, मैंने खुद से बनाया है। एक याद कीजिएगा, चूसिए, क्या है, चूसिए, यानी इसमें क्या है, तो ये चूना, पोर्टलैंड सीमेंट को हम चूना भी बोलते हैं। यानी पोर्टलैंड सीमेंट में कौन कौन सा, तो चूना, सिलिका और एल्युमिनियम। क्या है, चूना, सिलिका और एल्युमिनियम। चूना को हम लाइम भी कहते हैं। तो आपको ऑप्शन में सीधा सीधा दिख जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये कभी भी चेंज करता ही नहीं है। तो इसका 4 नंबर करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर के उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह श्वसन करता है। किस तरह से श्वसन करता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3, अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन करना। बता दें कि ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। किस तरह का जीव है, तो कोशिकीय जीव है। यह अवायवीय रूप से श्वसन करता है। इस प्रकार में ऑक्सीजन की जो है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो जाता है और एल्कोहल निर्मित होता है। इस कारण इनका उपयोग जो है शराब यानी वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं कि वनों की कटाई से होने वाले प्रभाव में से कौन सा कथन गलत है। तो डायरेक्ट मैं आंसर आपको बता दूं, यह पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को गति देता है, ये गलत है। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, तो कार्नेलाइट जो है दोस्तों बता दें आपको कि पोटेशियम, किसका, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये दोनों के अयस्क हैं, लेकिन मैग्नीशियम तो है नहीं। तो आप आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2। वहीं पर जो है एक है कार्नेटाइट, कौन सा, एक है कार्नेटाइट। तो कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड ये दोनों के दोनों यूरेनियम का है, जबकि पारा का सिनेबार होता है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फिटकिरी का। अगला प्रश्न है किस द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को किसी विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निस्यंदन विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है। तो जंग रहित लोहा बनाने में जो आपको बनाना होगा तो उसमें आप क्या डालेंगे, तो उसमें आप मिश्रण करेंगे क्रोमियम। क्या, क्रोमियम। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न है कि सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तो
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। बाकी पीतल जो है वो तांबा और जिंक का मिश्रण है, ध्यान में रखेंगे। इस्पात की हम बात कर ले तो लोहा, क्रोमियम एवं कार्बन का मिश्रण है। वहीं हम कांसा की बात कर ले तो कांसा तांबा और टिन का मिश्र धातु है। तो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। रक्त में आरबीसी बहुत अधिक उत्पन्न होने से कौन सा रोग होगा? तो जब आरबीसी बहुत अधिक होगा तो पॉलीसिथीमिया हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है, तो इसको नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो लाइपेज जो है दोस्तों वो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है कि अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किनके बीच में हुई थी? तो मैं आपको बता दूं कि 1809 ईस्वी की जो संधि हुई थी वो अमृतसर की संधि एक्चुअली 1809 नहीं बल्कि डायरेक्ट डेट याद रखिए 25 अप्रैल। कब? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में जो है रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यह संधि हुई। उस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। साथ ही साथ अमृतसर की जो संधि हुई थी वो चार्ल्स टी मेटकॉफ जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिनिधित्व करता था और पंजाब सिख राज्य के प्रमुख रणजीत सिंह के बीच में ये समझौता हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको फिर मैच कराने का है। एक तरफ राज्य दे रखा है, उस तरफ दूसरे तरफ जो है संस्थापक दे रखा है। फिर आप मैच कराइए। तो किसको? तो अवध, बंगाल कहाँ जाइएगा? मुर्शिद कुली खां के पास, ठीक है। कहाँ? मुर्शिद कुली खां। वहीं पर हैदराबाद को मैच कराएंगे आप कुली कुतुब शाह। अगर चिनक्लिज खां दिया होता, कौन सा? चिनक्लिज खां अगर दिया होता, चिनक्लिज खां दिया होता तो हैदराबाद के लिए ज़्यादा ही सूटेबल होता, लेकिन आपका नहीं है तो आप आंसर लगाइए 2 नंबर। यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अवध का सादत खां और मराठा का जो है दोस्तों वो कौन? शिवाजी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो उत्तरी पंचाल की जब राजधानी की हम बात कर ले तो उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र। वहीं पर जो दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी वो कंपिला। हस्तिनापुर की राजधानी जो थी दोस्तों इंद्रप्रस्थ और मथुरा की जो राजधानी थी वो सूरसेन थी, ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित है? तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं, 30 का ऑप्शन नंबर 4 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू पराजित हुआ था इसमें और युद्ध के मध्य में दिव्यंगत हुआ था। यही जो है वो सही बिल्कुल मैच कराया हुआ है। बाकी मैं आपको बताते चला जाता हूं कि कौन कौन जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर जो हुआ वो 1767 से लेकर के 1769 के बीच में चला, जिसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेरेलस्ट। कौन था? लॉर्ड वेरेलस्ट जो है इस समय का गवर्नर जनरल था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो ये चला 1780 से लेकर के 1784 ईस्वी तक। इस समय वारेन हेस्टिंग्स था। और तीसरे की बात कर ले तो तीसरा जो था वो कब था? 1790 से लेकर के 1792 तक चला। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में चला। तो तीसरे के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथे के समय लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था। तो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? सही आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर 3 आदिल शाह ने। कब? आदिल शाह ने, ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप रख पड़ा था? सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर 4 पानीपत की पहली लड़ाई के विरुद्ध। यह युद्ध हुआ कब था? तो यह युद्ध हुआ था 21 अप्रैल, नोट करिएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुगलमा पद युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। इन्होंने 31 दिसंबर, कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर।
प्रश्न के रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उन्होंने किस नगर को अपनी धार्मिक राजधानी घोषित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, अमृतसर को इन्होंने जो धार्मिक राजधानी घोषित किया था। अगला प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था। किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने। ध्यान में रखेंगे महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सबसे पहले 1819 ईस्वी में जो है दोस्तों लाया गया था, 1819 ईस्वी में। अगला प्रश्न इसमें क्या था कि महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 30% ठीक है भाग सम्मिलित था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर 1 अरविंद घोष ने। प्रश्न है भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? वीवीआई क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। तो बता दें कि आपको कि आर्थिक सुधारों के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका शासनकाल क्या रहा था? 1856 से लेकर के 62 तक, यानी लॉर्ड कैनिंग ने जो है दोस्तों ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया तथा 7 अप्रैल कब? 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को भारत का प्रथम बजट पेश किया था। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 फिरोज शाह तुगलक। बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नए शहरों का निर्माण करवाया, जिसमें से फतेहाबाद, कौन सा? मैंने कहा फतेहाबाद, हिसार और फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद, ये प्रमुख शहर थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न की एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, तो ध्यान में रखेंगे एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है वस्तुओं के उत्पादन पर। प्रश्न की किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई है? तो किस में कही गई है? तो ध्यान में रखेंगे ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में कही गई है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ से साइंस का प्रश्न शुरू होता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने के लिए कार्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति बनती है दोस्तों वो पेस्टिडोग्लाइकन का बना होता है। किसका? पेस्टिडोग्लाइकन का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि प्रोथ्रोम्बिन, नोट करिए, प्रोथ्रोम्बिन मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो 43 का आंसर लगाइएगा। ये खून के जमने में मदद करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें केंद्रक नहीं होता है? तो बता दें आपको कि आरबीसी और आरबीसी में प्लेटलेट्स, ये दोनों में केंद्रक नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि शीतलन करना होता है, यानी शीतलन करना, अति शीतलन यानी सुपर कूलिंग जो है वो किसी द्रव को हिमांक के जब नीचे से शीतल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो अति शीतलन कहलाएगा, यानी सुपर कूलिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिरके का रासायनिक नाम? तो एसिटिक एसिड, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो जब सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो ये अभिलंब से दूर हो जाती है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अभिलंब से दूर हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 3 अभिलंब से दूर। अगला प्रश्न है कि अल्फा बीटा गामा की वेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होगी? तो ये अल्फा बीटा गामा है ना, आप इसको पलट के लिख दीजिए गामा बीटा अल्फा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल लोलक एक दोलक पूरा करने में जितना समय लगाता है उस सरल लोलक को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहेंगे आवर्तकाल। जैसे सरल लोलक कुछ इस तरह से बना होता है, तो यहाँ से एक बार यहाँ आने में, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ आने में उसको एक बार में जितना समय लगता है, यानी एक बार जो दोलन करता है उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। ऐसे सरल लोलक की आवर्तकाल कितनी होती है? तो 2 सेकंड। इस चीज़ को नोट करिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 उत्तल लेंस कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कांच, यानी शीशा में न्यूनतम होगी। अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें थोड़ा सा देख लीजिए
कि स्पीड कितना होता है। तो निर्वात में तो प्रकाश का चाल आप जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मिलेगा। वहीं पर जो है दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मिलेगा, जबकि कांच में जो प्रकाश की चाल है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मिलेगा। तो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है, जनित्र यानी जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करेगा, तो आंसर लगाइएगा 1 और 3 यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये आधारित काम करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस यानी F1 प्रकाशित केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 3 आभासी और बड़ा बनेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हैलोजन लैंप का तंतु मिश्र धातु होता है, यानी किसका, तो जो हैलोजन लैंप होता है उसका जो होता है वो टंगस्टर और सोडियम का मिश्र धातु का ये बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, यदि वे हों तो क्या होगा। तो ध्यान में रखेंगे कि जब आपस में जुड़ी हुई दो आवेशित वस्तुओं के बीच में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यदि वे समान विभव पर हो, यानी ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार कहता है कि विभव यानी वोल्ट और धारा यानी आई जो है, यानी वोल्ट जो है धारा के समानुपाती होती है। यदि विभव समान होगा तो धारा भी समान होगा और धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, कहता है कि केरल की शांत घाटी में स्थित किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है, आंसर लगाइएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि गरजने वाली चालीसा, ठीक है, गरजने वाली चालीसा, कूद 50 और चिखने वाली 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान में रखेंगे कि गरजता चालीसा जो है दक्षिणी गोलार्ध में यानी 40 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री साउथ के अक्षांशों के बीच चलने वाली शक्तिशाली जो है पछुआ हवा पवन को कहते हैं। इसी प्रकार जो प्रचंड 50 जो है वो प्रचंड 50 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री जो है वो मध्य चलने वाली पछुआ पवन को कहते हैं। और 60 जो है इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो है दोस्तों ये 60 डिग्री से है ना 60 डिग्री पर चलने वाली पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर 2, ये दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली हवाएं हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, तो आंसर लगाइएगा शुक्र। आपको बता दें कि बुध और शुक्र का कोई भी एक उपग्रह नहीं है अपना। साथ ही साथ शुक्र ग्रह को और भी अन्य नामों से जानते हैं, जैसे भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी के जुड़वा बहन आदि के नामों से जाना जाता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रचुरता है, तो बता दें आपको कि पृथ्वी को 3 परतों में मानी जाती है। पृथ्वी की मुख्यतः कितनी परतें मानी जाती है, तो 3, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तो आप सियाल कहते हैं, दूसरा जो है वो दोस्तों सीमा कहते हैं, और तीसरा जो है नीफे। यानी इसका मतलब यहाँ पर यह हो गया, सियाल मतलब भूपटल या भूपरपट्टी, सीमा मतलब मेंटल, और नीफे मतलब कोर या नीफे। इसमें कौन कौन सा, तो पहला में सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम की प्रेजेंस होती है। वहीं दूसरा सिलिकम और मैग्नीशियम की प्रेजेंस होती है मैग्नीशियम का। और तीसरा आपसे पूछा है नीफे, तो आप निकेल और फेरस का यानी फेरस मतलब लोहे का प्रेजेंस होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के, ध्यान में रखिएगा फोकस है घनत्व के आधार पर सही अनुक्रम है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर 3 तो कट गया। तो अरुणाचल प्रदेश में टोटल कितने हैं, 17 मात्र 17। फिर इसके बाद आपका मिजोरम आता है, तो मिजोरम का है मात्र 52, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की मैं बात कर रहा हूँ। सिक्किम का आप नोट करिएगा 86 है, जबकि मणिपुर का 115 और नागालैंड का 119। तो इस तरह से जो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
फिर आप देख लीजिएगा, कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक भारतीय सेना के कमांडो में से एक कमांड नहीं है, तो 61 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी पूर्वी कमांड, ये नहीं है। अच्छा, दक्षिणी पश्चिमी कमांड कहाँ है, तो दक्षिणी पश्चिमी कमांड जो है दोस्तों वो जयपुर में है। केंद्रीय कमांड कहाँ है, जिसको आप मध्य कमांड के नाम से जानते हैं, तो ये कोलकाता में है, ध्यान में रखेंगे, कोलकाता में। और सैन्य प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग कमांड कहाँ है, ये शिमला में है, ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, यानी हर वर्ष कब, तो 62 का आप आंसर लगाइएगा। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। वहीं हम 21 फरवरी की बात कर ले तो 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 13 फरवरी को जो है दोस्तों वो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो आंसर लगाइएगा लखनऊ। ये गंगा नहीं बल्कि गोमती नदी के किनारे तट पर स्थित है। कह रहा है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी, तो चेरनोबिल जो परमाणु दुर्घटना था दोस्तों वो ध्यान में रखेंगे 26 अप्रैल, कब, 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को, ठीक है, ये घटना घटी हुई थी, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत के निम्नलिखित संग्रहालयों में से किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है, तो सही आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, ऑप्शन नंबर 2 वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय। ये मुंबई नहीं बल्कि कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। प्रश्न है कि वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। अब आपका करंट अफेयर का प्रश्न शुरू होता है। तो पॉल लिंच को, किसके लिए, तो प्रोफेट, हाँ, किस सॉन्ग के लिए, प्रोफेट, इनका बुक जो था वो प्रोफेट सॉन्ग के लिए इनको इस बार नोबेल अवार्ड मिला है, ठीक है, बुकर अवार्ड मिला है, सॉरी माफ कीजिएगा, बुकर अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है, तो सही आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान ने। अगला प्रश्न क्या है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन देश बना, 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्पेन बना है, किसको 1-0 से जो है इंग्लैंड को हरा करके। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है, तो नए संसद भवन का प्रमुख वास्तुकार हैं बिमल पटेल। मैंने आपको बताया था कि इसमें लोकसभा में बैठने वाले की सीटों की कुल संख्या 128, जबकि 384 जो है दोस्तों वो राज्यसभा के सदस्य बैठ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एनटीपीसी बरौनी, और ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 निकहत जरीन ने। प्रश्न है कि वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसको आप स्लाइनेक्स कहते हैं, 2023 का 10वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था प्रारंभ, तो आंसर लगाइएगा 72 का ऑप्शन नंबर 2 कोलंबो में। अगला प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए, कहता है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने दिया था, किसे दिया गया, तो इसे दिया गया किसे, शाहरुख खान को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया, ये 2023-24 का पूछ रहा है। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को कौन थी, तो रानी मुखर्जी रही है, रानी मुखर्जी। सर्वश्रेष्ठ निदेशक यानी डायरेक्टर कौन रहा है, तो संदीप रेड्डी वांगा। और सब सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या रहा, कौन सा रहा है, तो ये रहा है 12th फेल, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, हाल ही में आयोजित चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभांकर कौन है, तो आंसर लगाएंगे हिम तेंदुए। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, कहता है कि वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो शांति के क्षेत्र में तो मिला ऑप्शन नंबर 2 नरगिस मोहम्मदी को, जबकि साहित्य के क्षेत्र में किन्हें मिला, तो जॉन ओलाव फॉस को। नोट करिएगा, जॉन ओलाव फोर्स को। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।